चिया सीड्स हैं, चिया सीड्स को अगर आप ओवरनाइट सोक करके रखते हो, भिगा कर रखते हो पानी में, और सुबह आप उनको जब पियोगे वो एक ओमेगा 3 फैटी एसिड रिलीज करते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड के कैप्सूल्स भी आते हैं बाजार में। वो हमारी स्किन को रिजुविनेट करने में, हाइड्रेट करने में और नरिश करने में बहुत हेल्प करते हैं। जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं या फिर जिन लोगों की स्किन अच्छी है, हमेशा वो यही बोलते हैं कि हम तो बस पानी ज़्यादा पीते हैं और उसकी वजह से हमारी स्किन अच्छी है। सेलिब्रिटीज ऐसा बहुत कुछ करते हैं अपार्ट फ्रॉम वाटर, एग्जैक्टली, जो वो बताते नहीं हैं। जो बताते नहीं है और जो नॉर्मली लोगों को करना चाहिए। ठीक है, इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका स्किन केयर रूटीन कैसा है। विटामिन सी, नियासिनामाइड, ऑल दीज थिंग्स आर यूज्ड टू हाइड्रेट द स्किन। सो ये जितने सीरम्स हैं, अगर आप इन्हें सीरीज में अच्छे से लगाते हैं, ये एक बहुत अच्छा फैक्टर है आपकी स्किन को हाइड्रेट करने के लिए अपार्ट फ्रॉम वाटर। सनस्क्रीन कब लगानी चाहिए, कितने टाइम पहले लगानी चाहिए? सनस्क्रीन एकदम लगाते ही एक्शन शुरू नहीं करती। आपको कम से कम आधे घंटे पहले सनस्क्रीन को लगाना है घर से निकलने से पहले। ऑनेस्टली जो 50 SPF की सनस्क्रीन है वो 99.8% सन रेज को ब्लॉक करती है। इसके ऊपर जो भी सनस्क्रीन ये क्लेम करती है कि हम 70, 80, 90% हैं, वो सब एक फॉल्स कमिटमेंट है। सनस्क्रीन जो मार्केट्स में अवेलेबल हैं वो उनमें ना प्लस भी लिखा होता है, उसका क्या मतलब होता है? जो PA++ होता है दैट इज फॉर UVA रेज, और जो आप SPF देखते हो 30, 50 दैट इज फॉर योर UVB रेज एंड इंफ्रारेड रेडिएशन। समर्स में बेसिक जो नॉर्मल इन्फेक्शंस होते हैं या जो कॉमन इन्फेक्शंस होते हैं वो क्या क्या हैं, उनके बारे में थोड़ा बात करते हैं। स्वेट की वजह से जो पसीना हमारा निकलता है, अगर वो बहुत देर तक साफ ना किया जाए, कुछ लोगों की आदत होती है बहुत ज़्यादा स्वेट की, इन दैट केस बैक्टीरियल इन्फेक्शंस बहुत कॉमन है और फंगल इन्फेक्शन बहुत कॉमन है। छोटा सा दाना दिखता है, लोगों को ना पॉप करने की बहुत आदत होती है, छोटे छोटे दाने अगर निकलते हैं बॉडी में, ये आपकी स्किन पूरी बैरियर मेंटेन करती है। अब जहाँ दाना हुआ आपने उसको भी पॉप कर दिया, उसके अंदर और बैक्टीरिया घुसेगा और सिवियर इन्फेक्शन हो सकता है। तो बॉडी के लिए सोप ज्यादा बेटर होता है या बॉडी वॉशेस ज्यादा अच्छे होते हैं? नाउअडेज आई फील कि बॉडी वॉशेस आर बेटर, बिकॉज अब आजकल ऐसे बॉडी वॉशेस आने लगे हैं जो आपकी स्किन के pH को मेंटेन करते हैं। बहुत सारे पाउडर्स भी अवेलेबल हैं, टैल्क पाउडर हो गया, बहुत से ऐसे पाउडर्स हैं जैसे अगर किसी को रिंग वॉर्म होता है तो ठंडा ठंडा कूल। सो एक्चुअल में ये चीजें इफेक्टिव होती हैं? दे आर जस्ट टू सूद योर स्किन, ऑनेस्टली दे आर नॉट ट्रीटमेंट्स। किस टाइप के कपड़े गर्मियों में ज्यादा सूटेबल होते हैं? जैसे लिनन है, कॉटन है, दीज आर द क्लोथ्स यू शुड वेयर लूज क्लोथ्स, ठीक है, जिससे एकदम एयर अच्छे से पास हो एंड फ्रिक्शन ना हो बॉडी पे। स्वेटिंग की वजह से पोर्स क्लॉग्ड हो जाते हैं एंड स्पेशली जो अंडर आर्म्स के एरियाज होते हैं वहाँ पर भी इन्फेक्शन बहुत प्रोमिनेंटली देखने को मिलता है। यहाँ पर भी फैट बढ़ जाता है एंड व्हेन यू पुट योर हैंड लाइक दिस, तो वो फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन की वजह से स्किन, जो हमारी स्किन है वो बैरियर डिसरप्ट होता है, वहाँ बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है वहाँ के हेयर्स में, क्योंकि हेयर बहुत ज़्यादा होते हैं इस एरिया में, एंड देन वहाँ पर कोई भी पस्ट्यूल या कुछ बन सकता है। स्किन केयर किस एज के बाद से शुरू कर देना चाहिए? देन 12 इयर्स के बाद से आपको स्किन केयर शुरू करना चाहिए। हाँ, अगर आप बात करें एंटी एजिंग रूटीन की, वो स्टार्ट होना चाहिए 28 साल के बाद से। एक टॉप 5 मिस्टेक्स जो लोग करते हैं गर्मियों में अपनी स्किन से रिलेटेड, उनकी जो हेल्थ है वो अफेक्ट होती है। सनस्क्रीन एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है हमारे स्किन केयर रूटीन का। इतनी तेज़ धूप में, इतनी तेज़ सन में भी अगर आप सनस्क्रीन नहीं लगाओगे तो स्किन कहाँ जाएगी। गर्मियाँ आ गई हैं और गर्मियाँ आते ही अपने साथ उनके खुद के मज़े लेकर तो आती हैं, लेकिन गर्मियों में बहुत सारे स्किन इन्फेक्शंस भी देखने को मिलते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं और कई बार ऐसा भी होता है कुछ लोगों को रिंगवॉर्म की भी समस्या बहुत प्रोमिनेंटली देखने को मिलती है। तो आज के हमारे इस पॉडकास्ट सेशन में हम स्किन से जुड़ी सारी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, कैसे आप उनसे डील कर सकते हैं, क्या क्या उनके सिम्टम्स होते हैं, किन कारणों की वजह से सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती हैं। तो आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हाय, माय नेम इज़ वर्षा दुबे, यू वाचिंग NBT लाइव। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर चांदनी जैन गुप्ता, जो कि एक डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं और साथ ही में वो एक हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन भी हैं। तो चलिए फिर डॉक्टर को वेलकम करते हैं और इस पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। हेलो डॉक्टर, वेलकम टू NBT लाइव। हाय वर्षा, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग। एंड ऑल्सो जैसे मैंने बताया कि आज के हमारे सेशन में हम स्किन हेल्थ पर बात करते हैं और गर्मियाँ आ गई हैं, गर्मियों में बहुत से लोगों को स्किन से जुड़ी प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती हैं। तो पहला मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल आपसे यही होगा कि टॉप 5 मिस्टेक्स जो लोग करते हैं गर्मियों में अपनी स्किन से रिलेटेड, उनकी जो हेल्थ है वो अफेक्ट होती है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए।
सो द मेजर टॉप 5 मिस्टेक्स जो लोग करते हैं अपने स्किन केयर रूटीन में वो ये है, समर्स में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, हम सब जानते हैं, बहुत ज़्यादा पसीना आता है, बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस होता है। बहुत लोगों की आदत होती है कि वो सुबह फेस वॉश करेंगे फिर शाम को करेंगे नहीं। सो आफ्टर दे आर बैक फ्रॉम वर्क दे डोंट डू द फेस वॉश, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्लॉग्ड पोर्स होने के चांसेस होते हैं, एक्ने ब्रेकआउट्स होने के चांसेस होते हैं। दूसरा मेजर फॉल आउट ये होता है कि वो सनस्क्रीन नहीं लगाते। सो सनस्क्रीन एक बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है हमारे स्किन केयर रूटीन का। इतनी तेज़ धूप में, इतनी तेज़ सन में भी अगर आप सनस्क्रीन नहीं लगाओगे तो स्किन कहाँ जाएगी? ठीक है, दैट्स द सेकंड मिस्टेक दे डू। थर्ड इज कि लोग एंटी एजिंग फॉलो नहीं करते या ठीक सीरीज में अपनी सारा सीक्वेंस में नहीं लगाते, जैसे कि हाइलुरोनिक एसिड का नाम आपने सुना होगा, विटामिन सी का नाम सुना होगा, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट है हमारी स्किन का। वो भी लोग ठीक सीक्वेंस में नहीं लगाते। अभी हम आगे बात करेंगे तो मैं आपको सीक्वेंस के बारे में बताऊंगी। दैट इज वन मिस्टेक दे डू। देन द फोर्थ मिस्टेक इज दैट दे डोंट वॉश देयर फेस प्रॉपरली। ओके, स्क्रबिंग नहीं करते। एक बार वीक में, हफ्ते में कम से कम एक बार एक्सफोलिएशन इज इम्पॉर्टेंट। सो हमारे बाजार में बहुत सारे स्क्रब्स वाले फेस वॉशेज अवेलेबल होते हैं, लोग वो नहीं करते और स्किन को ऐसे ही छोड़ देते हैं बिना कोई रूटीन ढंग से फॉलो करे। एंड द फिफ्थ मिस्टेक इज दैट पूरे विटामिन्स एंड जो मिनरल्स, हमारे जो सप्लीमेंट्स होते हैं, लोग वो नहीं लेते अपनी स्किन को लेके। समर्स में इन सब चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत होती है बिकॉज पसीने के साथ साथ बहुत सारे ऐसे एवेपोरेट हो जाते हैं विटामिन्स हमारे, जैसे विटामिन सी है, वो स्वेट के साथ, यूरिन के साथ ज़्यादा निकलता है। सो यू शुड बी मोर कीन ऑन टेकिंग सप्लीमेंट्स इन समर्स। परफेक्ट। सो मैम, जैसे अभी आपने बताई जो टॉप मिस्टेक्स लोग करते हैं समर्स में अपनी स्किन को लेकर, तो आपने बताया था कि सनस्क्रीन का इस्तेमाल सही से नहीं करते हैं और एक बहुत मेजर कंफ्यूजन रहता है लोगों के मन में कि सनस्क्रीन कितना SPF होना चाहिए सनस्क्रीन में, पहला, और दूसरा सनस्क्रीन कब लगानी चाहिए, कितने टाइम पहले लगानी चाहिए, अगर वो बाहर निकलना है घर से तो कितने टाइम पहले उसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये चीज़ें थोड़ा इंपॉर्टेंट है जो आप बताइए। ओके, सो सनस्क्रीन में मेनली 30 SPF 50 SPF मेनली मार्केट में अवेलेबल होती है। इसके अलावा आप कभी बाहर की कंट्रीज घूमेंगे तो वहाँ पे आपको 99%, 70, 80, 90 भी मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन वो एक मिथ है। ओके, ऑनेस्टली जो 50 SPF की सनस्क्रीन है वो 99.8% सन रेज को ब्लॉक करती है। सो इसके ऊपर जो भी सनस्क्रीन ये क्लेम करती है कि हम 70, 80, 90% हैं, वो सब एक फॉल्स कमिटमेंट है। उससे ऐसा कुछ नहीं होता। सनस्क्रीन लगाते वक्त मेन चीज़ों का ध्यान ये रखना है कि आपको सनस्क्रीन को दिन में 3 बार लगाना है, जो कि हर 2-2 घंटे के गैप में लगनी ही होती है। अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि आपने कितनी सनस्क्रीन लगाई। सो इसके लिए ½ टीस्पून, जो हमारे नॉर्मल दर्शक हैं जिनको मैं ऐसे फिंगर टिप मेडिकल टर्म्स में नहीं समझाना चाहूँगी, बट एक नॉर्मल टर्म्स में कि जो हम चाय पत्ती का चम्मच होता है उसका आधा चम्मच फेस और नेक मिलाकर लगाना चाहिए रोज़। और अगर हम बॉडी सनस्क्रीन की बात करें तो एक छोटा वाला जो ग्लास होता है, शॉर्ट ग्लास जिसको बोलते हैं, उतना सनस्क्रीन पूरी बॉडी पे लगना चाहिए आइडियली। रीएप्लीकेशन तो मैंने आपको बताया कि 2-2 घंटे पे रिपीट होना है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई घर से बाहर निकल रहा है अभी, तो उनको कितने मिनट्स पहले सनस्क्रीन अप्लाई करनी चाहिए? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। सनस्क्रीन एकदम लगाते ही एक्शन शुरू नहीं करती। आपको कम से कम आधे घंटे पहले सनस्क्रीन को लगाना है घर से निकलने से पहले। कई लोगों का सवाल होता है, हमने तो सनस्क्रीन लगाई थी बट स्टिल टैनिंग हैज हैपेंड। इट्स बिकॉज इट वाज नॉट ऑन द राइट टाइम। सो ½ एन आवर इज इम्पोर्टेंट। ऑल्सो मैम, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोगों को लगता है सिर्फ समर्स में ही सनस्क्रीन लगानी चाहिए। ऐसा भी होता है अगर वो बाहर जा रहे हैं तो ही सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना है, घर में अगर वो है तो उनको कोई UV रेज अफेक्ट नहीं कर रही है और उनको सनस्क्रीन लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये एक मिथ है। ये एक मिथ है। सो सनस्क्रीन हर दिन लगानी है, 365 डेज आपको सनस्क्रीन लगानी है। समर हो, विंटर हो, रेन्स हो, क्लाउड्स हो, उससे इसका कोई रिलेशन नहीं है। आप घर में हो चाहे आप बाहर हो, सनस्क्रीन दिन में 3 बार हर 2-2 घंटे के गैप पे लगनी ही है। एंड सनस्क्रीन मॉइस्चराइजर के ऊपर इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, फाइनल स्टेप होता है, पूरा सीक्वेंस होता है स्किन केयर का, जिसमें सबसे पहले फेस वॉश आता है, उसके बाद आप CTM भी बोलते हैं इसको, उसके बाद टोनर का इस्तेमाल करना चाहिए, फिर मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करना चाहिए और उसके बाद सनस्क्रीन का नंबर आता है। ओके, मतलब लास्ट में आपको सनस्क्रीन इस्तेमाल करनी है प्रोटेक्शन के लिए। ऑल्सो मैम, अगर आप देखेंगे सनस्क्रीन जो मार्केट्स में अवेलेबल हैं वो उनमें ना +++ भी लिखा होता है, उसका क्या मतलब होता है वो भी थोड़ा समझाइए। सो अगर हम धूप की किरणों की बात करें तो उसमें 2 तरह की मेन किरण होती हैं, UVA एंड UVB। सो जो PA++ होता है दैट इज फॉर UVA रेज,
और जो आप SPF देखते हो 30-50, दैट इज फॉर योर UVB रेज एंड इंफ्रारेड रेडिएशन। ओके, सो उन दोनों से आपको प्लस 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 वाला जो चीज है वो बचाता है। वो बचाता है। ओके, सो हमने ये तो डिस्कस किया कि किस तरह से आपको अपना एक स्किन केयर रूटीन फॉलो करना है समर्स में। अब हम थोड़ा जानते हैं कि समर्स में बेसिक जो नॉर्मल इन्फेक्शंस होते हैं या जो कॉमन इन्फेक्शंस होते हैं वो क्या क्या हैं, उनके बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो समर्स में बेसिक इन्फेक्शंस है मेनली स्वेट की वजह से, जो पसीना हमारा निकलता है, अगर वो बहुत देर तक साफ ना किया जाए, कुछ लोगों की आदत होती है बहुत ज़्यादा स्वेट की, सो इन दैट केस बैक्टीरियल इन्फेक्शंस बहुत कॉमन है और फंगल इन्फेक्शंस बहुत कॉमन है। कैसे अलग होते हैं दोनों? बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में यूजुअली जो पेशेंट जो सिम्टम फील करेगा वो होगा या तो कहीं पर ही बॉयल आ जाएगा कोई छोटा सा, ठीक है, दाना आ जाएगा, उसमें पस भर सकता है, पस निकल सकता है, ठीक है, वो बहुत पेनफुल हो सकता है। कहीं पर भी उनको ऐसा लगे कि छोटा सा बाल हटके वहाँ पे एक दाना आ गया है और उसमें पेन हो रहा है, तो दैट मीन्स कि वहाँ बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। या कभी कभी वो खुद भी रप्चर हो जाता है और उसमें से पस आने लगता है, क्रस्ट हो जाता है, ऊजिंग होने लगती है। ऑल दीज फीचर्स सजेस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। हाउएवर फंगल इन्फेक्शंस की अगर हम बात करें तो वो रिंग की शेप में होते हैं, कॉमन टर्म्स में हम रिंग वर्म भी बोलते हैं। सो रिंग वॉर्म पूरा राउंड शेप में दिखेगा, थोड़ा डिस्कलरेशन दिख सकता है, या तो वो लाल रंग का दिख सकता है या थोड़ा काले रंग में दिख सकता है। और शरीर के मेन हिस्से जैसे कि ग्रॉइन एरिया वहाँ पे कॉमन दिख सकता है, पैरों में दिख सकता है, बॉडी में भी दिख सकता है, कुछ लोगों को स्कैल्प में भी इन्फेक्शन हो जाता है। सो फंगल इन्फेक्शन का ये है। और दूसरा इचिंग बहुत होती है, ठीक है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में आपको इचिंग नहीं मिलेगी, दर्द होएगा, दैट इज पेन, यू नो, इट रिप्रेजेंट्स पेन। बट फंगल इन्फेक्शन में इचिंग ज्यादा फील होगी आपको। सो दिस इज हाउ यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द टू। ओके, एंड कभी कभी ना मैम इचिंग जो होती है वो ड्राइनेस की वजह से भी होती है, राइट, बॉडी में। तो अगर किसी को ड्राइनेस की वजह से इचिंग हो रही है या फंगल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से इचिंग हो रही है, उससे कैसे डिफरेंस क्रिएट होता है? देखिए सूखी चमड़ी अलग ही दिख जाती है, ठीक है। सो उसमें कोई निशान नहीं होगा बॉडी में। मैंने अभी आपको बताया जैसे फंगल इन्फेक्शन में राउंड कलर के आपको राउंड लीजन्स दिखेंगे, शेप्स दिखेंगी। बट अगर आपकी जनरली स्किन ड्राई है तो उसमें आपको कोई निशान नहीं दिखेगा, वो जनरली आपको फील हो जाएगा कि ड्राई स्किन है। ऐसे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की बात करें तो वहाँ पे आपको बॉयल दिखेगा, कोई छोटा सा छोटा सा दाना दिखेगा। सो दैट्स हाउ यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द इचिंग ऑफ द। आपने बताया छोटा सा दाना दिखता है, लोगों को ना पॉप करने की बहुत आदत होती है, छोटे छोटे दाने अगर निकलते हैं बॉडी में, ये सही है, करना चाहिए पॉप? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पॉप करने से आप और ज्यादा उसको खोल दे रहे हैं सरफेस के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, और वो और सुपर इन्फेक्शन हो सकता है बैक्टीरिया के साथ। बिकॉज अब आपने अपनी स्किन का बैरियर तोड़ दिया है, या आपकी स्किन पूरी बैरियर मेंटेन करती है। अब जहाँ दाना हुआ आपने उसको भी पॉप कर दिया, उसके अंदर और बैक्टीरिया घुसेगा और सिवियर इन्फेक्शन हो सकता है, और वो फैल भी सकता है। एग्जैक्टली, पीपल डू इट ऑन देयर फेस। एग्जैक्टली, एक्ने के पेशेंट, जो पिंपल के पेशेंट्स होते हैं, उनकी आदत होती है दे विल पॉप द जिट and then they will come to you कि और स्प्रेड हो गए। एग्जैक्टली, तो आप उनको क्या बोलती है? So I counsel them कि ये कोई एक्ने आपको पॉप नहीं करना है, इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए। उसके लिए बहुत क्रीम्स अवेलेबल हैं, जेल्स अवेलेबल हैं, वो लगाना शुरू करिए, एक्ने कम हो जाएंगे। ऑल्सो अगर वो पॉप करते हैं तो आई थिंक मार्क भी रह जाता है। बिल्कुल, उसके मार्क रह जाते हैं बाद में, डार्क कलर के, उसको PIH बोलते हैं हम, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन। वो अलग एक चैलेंज है, स्कार रह जाता है। PIH के अलावा एक पूरा गड्ढा हो जाता है। आप जितना डीप उसको कुरेदेंगे वो उतना डीप जाके गड्ढा बना लेगा स्किन में, फिर उसके फर्दर ट्रीटमेंट करने पड़ते हैं, और उसको हील करने में फिर ज्यादा टाइम लगेगा। उसको हील करने में भी टाइम लगेगा, प्लस उसमें उल्टा सीधा कोलाजन डेवलप होगा, एंड देन आपको उसको ट्रीट करना पड़ेगा। एग्जैक्टली मैम, हमने अभी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस और फंगल इन्फेक्शन की बात की थी। पहले तो मुझे जानना है कि मेन क्या कॉजेज हैं। आपने बताया था तो हाइजीन की वजह से भी होता है, और समर्स का सीजन चेंज होता है तो वो भी एक रीजन है, और क्या क्या रीजंस हैं, थोड़ा उनके बारे में बात करते हैं। सो मेनली बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन का कॉज हाइजीन ही है। या फिर आजकल आपने देखा होगा कि लोग जैसे सैलून्स जाते हैं, आजकल लोगों ने घरों में तो बेड बनाना भी छोड़ दिया है। Everyone wants to go to a salon and get them treated, trimmers, yes. So कई बार क्या होता है, जो नाई होते हैं वो सेम ट्रिमर यूज करते हैं इन एवरी क्लाइंट। इन दैट केस अगर किसी को भी थोड़ा सा इन्फेक्शन बेड एरिया में है, बी इट बैक्टीरियल बी इट फंगल, वो स्प्रेड होना ही होना है 100%। एंड बैक्टीरियल फंगल क्या, वायरल इन्फेक्शंस और भी ज़्यादा कॉमन है, एंड दे आर वेरी बैड। मतलब अगर वो हो गया तो फिर आप एक बार पॉजिटिव हो गया तो वो पॉजिटिव ही रहता है।
ब्लेड से, आपने HIV का भी नाम सुना होगा, ये सब भी फैल सकता है. सो वन इज दिस कि आपका कंटामिनेटेड टावल, कंटामिनेटेड ब्लेड्स आपने यूज कर लिए. अनदर इज हाइजीन विच आई टॉक्ड अबाउट अर्लियर. सो बैक्टीरियल फंगल में तो मेन यही कॉजेज हैं और तो इतना कुछ मेजर नहीं है जिससे ऑल्सो अगर फैमिली में किसी को है ऑलरेडी हिस्ट्री है फंगल इन्फेक्शन की या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की, तो क्या उनके बच्चों में या फैमिली में फैलने के चांसेस होते हैं? Yes. Contagious So there is no relation of basically कोई genetics का रोल नहीं है, but then yes it is very communicable. So वही मैंने बोला, अगर contaminated towel, contaminated soap भी अगर आपने यूज किया तो आपको उससे भी हो सकता है इन्फेक्शन. एक दूसरे के कपड़े एक्सचेंज करके जो पहनते हैं लोग. Exactly. So वही हाइजीन पॉइंट आ गया, तो कपड़े एक्सचेंज कर लिए बस इन्फेक्शन हो गया. और दूसरे बड़ी एज में जो थोड़े ओल्ड एज ग्रुप है उनमें अगर ब्लड शुगर बढ़ी हुई है, ओके, दैट इज वन रीजन जिससे आपको एकदम से फ्लेयर अप हो सकते हैं सारे इन्फेक्शंस, बिकॉज ब्लड में इतनी चीनी है कि बैक्टीरियल के लिए वो एक अच्छा ग्रोथ मीडियम है कि वो ग्रो करे और इन्फेक्ट करे, हो जाए. एग्जैक्टली. तो अब हमने सिम्टम्स की बात की कि सॉरी कॉजेज की बात की कि किन वजहों से होता है, और सिम्टम्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कैसा दिखता है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं. थोड़ा ट्रीटमेंट पे बात करते हैं, कैसे फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट किया जाता है और कैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट किया जाता है, क्या क्या ट्रीटमेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं. ओके, सो मेन ट्रीटमेंट मेडिकल ट्रीटमेंट ही होता है फॉर बोथ. आजकल नए लेजर ट्रीटमेंट्स भी आ गए हैं. सो अगर मैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन की बात करूँ, अगर छोटा सा बॉयल है तो यूजुअली हम कोई टॉपिकल क्रीम लगाने के लिए दे देते हैं. आप दिन में 3 बार लगाइए, 1 हफ्ते में वो हील हो जाएगा. अगर थोड़ा बड़ा बॉयल है, मतलब यूजुअली क्या होता है कि हेयर फॉलिकल जो होता है हमारा, जो एक बाल है कहीं का भी, वो इन्फेक्ट होता है तो उसी से एक बॉयल बनता है. ठीक है, सो हम वहाँ क्रीम लगाने को देंगे. ज़्यादा है, 2-3 बाल बना के बड़ा सा फरंकल बन गया है अगर, तो इन दैट केस हम ओरल मेडिकेशन देंगे जो कि एंटीबायोटिक्स होती हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरीज होती हैं, वो हम पेशेंट को देते हैं और उससे अगेन 7 डेज में कहीं ना कहीं हील हो जाता है. बहुत बड़ा बन गया है, अगर एब्सेस बन गया है, तो इन दैट केस हमें उसको ड्रेनेज करना पड़ता है. इंसिजन एंड ड्रेनेज बोलते हैं, जिसमें हम एक छोटा सा इंसिजन लगाते हैं, चीरा लगाते हैं. चीरा लगा के उसके सारे लॉक्यूलाई ब्रेक करके पस निकाल लेते हैं और पेशेंट को आराम मिल जाता है. सो दिस इज हाउ वी ट्रीट द बैक्टीरियल इन्फेक्शंस. हम पेशेंट को बहुत सारे ऐसे बॉडी वॉशेस भी देते हैं जिन लोगों को स्वेटिंग का ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है, तो उन लोगों को वी गिव देम प्रॉपर बॉडी वॉश विच हैज़ सम एंटीबायोटिक इन इट, ताकि उनको बार बार इन्फेक्शंस ना हो. कुछ लंबे कोर्स भी चल सकते हैं एंटीबायोटिक की इन्फेक्शन को रोकने के लिए. इफ़ वी कम टू फंगल इन्फेक्शन, अगेन माइल्ड इन्फेक्शन में जहाँ एक ही पैच है, अगर एक ही पैच आया है तो उसमें हम क्रीम से भी ट्रीट कर सकते हैं. पैचेस थोड़े ज़्यादा हैं तो ओरल एंटी फंगल्स कर सकते हैं. बट यहाँ एक कैच है, ये सब उन दर्शकों के लिए है जिनको फंगल इन्फेक्शंस कॉमन है, और इन दैट केस आपको दवाई थोड़े लंबे समय लेनी होती है. कॉमन मिस्टेक जो सब करते हैं वो ये है कि डॉक्टर से दवाई लेते हैं, 15 दिन खाते हैं और जहाँ आराम हुआ वहाँ छोड़ दी. ऐसा नहीं करना है. फंगल इन्फेक्शन पर्टिकुलरली उसकी दवाई 1.5 महीने से 3 महीने तक चलनी चाहिए विदाउट एक भी खुराक मिस करे. अगर आपने दवाई मिस करी तो वो रिलैप्स हो जाता है, मतलब रिअकर होने के बहुत चांसेस हैं. एंड द बेस्ट वे नाउ अ डेज इज, इसको ट्रीट करने के लिए लेजर डिवाइसेस भी आ गई हैं. तो अगर आपको कम इन्फेक्शन है और ओरल की ज़रूरत नहीं है, फटाफट लेज़र करवाइए और दाद को ख़त्म करिए. बिल्कुल. सो अभी तो आपने बहुत अच्छे से समझा दिया कि क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं और कितने टाइम तक ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत होती है, एंड क्या क्या आपने बताया ऑइंटमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं या मेडिसिन कितने टाइम तक चलती हैं. अब मैं थोड़ा जानना चाहूँगी, बैक एक्ने की बहुत सी ऐसे लोग हैं जिनको बैक एक्ने होता है और मार्क्स रह जाते हैं उसको. जो लोग थोड़े बैकलेस ड्रेसेस पहनते हैं तो वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हैं, एम्बैरेस हो जाते हैं. तो ये बताइए कि पहले तो बैक एक्ने क्यों होता है और कैसे इसको ट्रीट किया जा सकता है. ओके, सो बैक एक्ने बेसिकली को बैकने भी बोलते हैं. बैकने, यस. ओह वाओ. सो बैकने इज अ टर्म इन विच ये होता बिल्कुल एक्ने जैसा ही है. बस एक्ने में क्या होता है, आपको मल्टीपल तरीके के लीजन्स मिलते हैं, जैसे आप ब्लैक हेड्स बोलते हैं, वाइट हेड्स बोलते हैं. तो फेस पे तो आपको ये अलग अलग तरह के अलग अलग प्रकार के एक्ने दिखेंगे. बैक पे यूजुअली पस्ट्यूल्स ही होते हैं, पस फॉर्म वाले ही यूजुअली देखे जाएंगे. और ये होता क्यों है, किसी को जिसको भी ज़्यादा स्वेटिंग होती है गर्मियों में, जैसे ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन होता है, हमारे बहुत ज़्यादा ग्लैंड्स होते हैं पीछे, फेस से भी ज़्यादा ग्लैंड्स पीछे बैक पे होते हैं हमारे ऑयल प्रोड्यूस करने वाले. सो उनमें क्या होता है, एक्सेसिव स्वेट प्रोड्यूस करने की वजह से क्लॉग हो जाता है. डेड स्किन और स्वेट जब मिलता है सो मिलके पोर को क्लॉग कर देता है, एंड जैसे ही वो क्लॉग करता है वहाँ पे एक बम्प बन जाता है.
ठीक है। सो इन दैट केस बाहर इरिटेशन होती है, रेडनेस आती है, रेडनेस होने के बाद वहाँ बॉइल्स बन जाते हैं और अगर आप उन्हें नोच लें तो उसके बाद वहाँ पे स्कार बन जाता है, ठीक है। सो बैक एक्ने की स्किन भी थिक होती है और क्लॉग भी बहुत ज़्यादा हो जाता है एंड बहुत बड़े बड़े लीजन्स आते हैं। इन दैट केस अगेन यू शुड विजिट योर डर्मेटोलॉजिस्ट। वो आपको एक अच्छा सा बॉडी वॉश देंगे, अच्छी सी ऑइंटमेंट देंगे लगाने के लिए, जिसके बाद आप ट्रीट हो जाएंगे और आप अपनी नॉर्मल जो भी ड्रेसेस आप पहनना चाहते हैं उसको पहन सकते हैं। बिल्कुल मैम, अभी हम बहुत टाइम से बॉडी वॉश की बात कर रहे हैं, तो मुझे आपसे ये जानना था कि अगर कोई नॉर्मल यूज़र है, उसको बॉडी वॉश खरीदना है, तो ऐसे कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जो उसमें होने बहुत ज़रूरी हैं और जब वो खरीद रहे हैं तो उनको उन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है? ओके, सो बॉडी वॉश अगर हम एक्ने की बात करें, क्योंकि हम बैक एक्ने की बात कर रहे थे, तो उसमें एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है जिसे बोलते हैं सेट्रिलैक। ओके, दैट हैज़ टू बी देयर, बट यूजुअली वो आपको ऑफ द काउंटर नहीं मिलेगा। अच्छा, और वो एक डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही मिलता है। इंग्रेडिएंट वो करता क्या है हमारी बॉडी में? वो किल करता है बैक्टीरिया को। ओके, सो व्हेन इट किल्स द बैक्टीरिया, इन्फेक्शन कम होगा और आपको एक्ने की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। या तो बॉडी के लिए सोप ज्यादा बेटर होता है या बॉडी वॉशेस ज्यादा अच्छे होते हैं? See, nowadays I feel कि body washes are better. Okay. Because अब आजकल ऐसे body washes आने लगे हैं जो आपकी स्किन के pH को मेंटेन करते हैं। So 4.5 to 5.5, this is our normal skin pH. So soaps में usually pH थोड़ा on the higher side होता है, because वो ज़्यादा ऐसे component निकालते हैं जिससे लादर बने खूब सारा। So इसलिए body washes are definitely better. ऑल्सो ना मार्केट में D10 सोप्स भी बहुत अवेलेबल हैं। एक्चुअल में ऐसा कुछ होता है कि हम अपनी बॉडी को D10 कर सकते हैं नेचुरली, या फिर ये स्कैम है? ये स्कैम ही है, बिकॉज D10 करने के लिए केमिकल पील्स होती हैं, AHA BHAs होते हैं, जो आपको एक डॉक्टर ही लिख कर देंगे और आप तभी यूज़ करें तो बेहतर है। क्योंकि देखिए सबकी स्किन टाइप अलग अलग है, किसी कोई ऑयली है, किसी की सेंसिटिव है, किसी की ड्राई है। सो किस इंसान पे क्या कॉम्पोनेंट जाएगा इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, अदरवाइज यू विल स्पॉइल योर स्किन। और मोस्टली क्या होता है मैम कि लोग ना डर्मेट के पास जाते नहीं है, वो एक दूसरे से अपने फ्रेंड से पूछेंगे, अच्छा तुमने यूज किया, तुम्हें सूट कर दिया, तो मुझे भी सूट कर जाएगा ये प्रोडक्ट। एग्जैक्टली। तो इस पर आपका क्या कहना है? आपके पास भी आई एम श्योर ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं। ऐसे पेशेंट्स रोज ही आते हैं जो मुझे बोलते हैं कि हमने नाइका पे ऐड देखा था तो हमने खरीद लिया, हमने यूट्यूब पे ऐड देखा था फिर हमने ले लिया। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। आइडियली आपको वही यूज करना चाहिए जो कि एक डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करे। एंड इफ यू आर वेरी श्योर अबाउट योर स्किन कि ओके माय स्किन इज ओनली ऑयली, then maybe you can experiment. एग्जैक्टली, मतलब आपको हमेशा एक एक्सपर्ट से पहले सलाह लेनी है, उसके बाद ही कुछ अपनी बॉडी पर एक्सपेरिमेंट करना है। एग्जैक्टली, बिकॉज नाउअडेज क्रीम्स में भी स्टेरॉइड्स मिले हुए आ रहे हैं। Exactly. मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूंगी, बट ब्रांड्स बहुत मेजर ऐसे कुछ ब्रांड्स हैं विच आर फुल ऑफ स्टेरॉइड्स, एंड आप उसे लगाओगे इंस्टेंटली आपको लगेगा ग्लो कर रहा है फेस, बहुत अच्छा लग रहा है, बट देन थोड़े दिनों बाद योर स्किन क्वालिटी विल बी गॉन, बिकॉज दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग यू। भी बैक एक्ने में भी जो ये स्टेरॉइड सप्लीमेंट्स लेते हैं लोग, एग्जैक्टली, जिम में जाते हैं, दे टेक वे प्रोटीन एंड ऑल ऑफ दैट। सो नॉट ऑल वे प्रोटीन्स आर जस्ट प्रोटीन्स, दे आर फुल ऑफ स्टेरॉइड्स आल्सो। So it is very common in patients who are doing gymming. मतलब आपको हमेशा सबसे पहले तो देखना है कि आप जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हो उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। बिल्कुल। और अपने एक्सपर्ट से सबसे पहले तो सलाह लेनी है कि क्या ये मेरी स्किन को सूट करेगा या नहीं सूट करेगा। ऑल्सो मैम, अगर हम मार्केट में अवेलेबल प्रोडक्ट्स की बात करें तो बहुत सारे पाउडर्स भी अवेलेबल हैं। टैल्क पाउडर हो गया, बहुत से ऐसे पाउडर्स हैं जैसे अगर किसी को रिंग वॉर्म होता है तो ठंडा ठंडा कूल। सो एक्चुअल में ये चीजें इफेक्टिव होती हैं? दे आर जस्ट टू सूद योर स्किन, honestly they are not treatments. Okay, if I say कि इन्फेक्शन खत्म करना है आपको तो आपको दवा ही लेनी पड़ेगी, उसका कोई और इलाज नहीं है। बट आपको टेम्पररी रिलीफ चाहिए कि आप डॉक्टर को दिखाने नहीं जा पा रहे हैं और कुछ तो करना है कि हमको आराम फील हो जाए। इन दैट केस यू कैन यूज अ टेल्कम। ओके, सो कई बार ये भी होता है जब हम पाउडर्स यूज करते हैं ना तो स्किन पर एक लेयर बन जाती है, तो उससे भी इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं? बिल्कुल, उससे भी इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। जब आप यूज करोगे, जिस पैच पे आप यूज करोगे वो इट विल कैरी सम बैक्टीरिया और फंगल एलिमेंट विद इन इट, तो वो दूसरी जगह अगर टच होएगा तो इन्फेक्शन होने का चांसेस है। ओके, पहले हमने मैम बहुत सारे स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में बात की थी। आपने बताया था फंगल इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। अब हम थोड़ा बाकी प्रॉब्लम्स पे डिस्कशन करते हैं। एक तो एक्जिमा की प्रॉब्लम बहुत प्रोमिनेंटली लोगों में देखने को मिलती है, वो क्या होती है और क्यों होती है, उसके रीजंस क्या क्या हैं? Okay, so eczema is a condition in which there is dry patch or there is redness, sensitivity on the skin.
मेडिकल टर्म्स में हम इसको डर्मेटाइटिस बोलते हैं, इट्स अम्ब्रेला टर्म। इसके अंदर बहुत तरीके के एक्जिमा होते हैं, बहुत डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, हैंड एक्जिमा, फुट एक्जिमा, एटोपिक एक्जिमा। सो ये एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है। इसमें बहुत ज़्यादा ड्राइनेस फील होती है लोगों को, बच्चों में बहुत कॉमन है। एंड होती किस वजह से है, ये एक बॉडी का इम्यून मेडिएटेड डिसऑर्डर है। इसके लिए कुछ ऐसा नहीं है कि किसी को इन्फेक्शन हो गया तो एक्जिमा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी बॉडी में कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनकी मात्रा बढ़ जाती है, जो वाइट सेल्स होते हैं उनकी मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपको डिफरेंट एरियाज पे एलर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। ओके, सो और कैसे क्या क्या सिम्टम्स होते हैं उसके? इचिंग सबसे बड़ा सिम्टम है, बड़े बड़े पैचेस बन जाते हैं जिस एरिया पे भी आपको एक्जिमा है। तो बस इचिंग एंड लीजन देखकर आप डायग्नोस कर सकते हैं कि ये एक्जिमा है। और लॉन्ग टर्म बेसिकली हिस्ट्री होगी क्रॉनिक होने की। कोई भी पेशेंट होगा तो वो यही बोलेगा कि बहुत समय से ये पैच है और बार बार लगाते हैं क्रीम्स तो चला जाता है, फिर वापस आ जाता है। तो अगर वो सेम साइट पे वापस आते चला जा रहा है, दैट मींस इट इज एक्जिमा। ओके, हमने ना इरिटेशन की बात की थी। अगर किसी को हैंड्स में इरिटेशन हो रही है, इचिंग हो रही है, तो कई बार क्या होता है मॉइस्चराइजर लगा लेते हैं, उस टाइम पे रिलीफ मिल जाता है, बट फिर वो बाद में सेम प्रॉब्लम अकर होती है। तो ये जो चीज़ है इसको कैसे डील किया जाता है? देखिए, हैंड्स पे इचिंग होने वाला मेन जो सिम्टम है ये यूजुअली उनमें मिलता है जो हाथों से कपड़े धोते हैं। हाँ, जो हमारी होम मेकर्स हैं, वो लोग जब घर में डिटर्जेंट्स का इस्तेमाल करते हैं तो वो पीएच हमारी स्किन के लिए अच्छा नहीं होता। एंड व्हेन दे आर रेगुलरली वॉशिंग क्लोथ्स, तो ये रब करने की वजह से उनके हाथों की बैरियर चली जाती है, जो ऊपर की स्किन बैरियर बनाती है वो चला जाता है, जिसकी वजह से एक्जिमा बार बार आ जाता है। इसको हम हाउस वाइव्स एक्जिमा भी बोलते हैं। हाँ, so in such cases we usually tell them to wear vinyl gloves, so जिससे कि हमारी एलर्जी ना हो। अब नॉन एलर्जिक ग्लव्स आने लग गए हैं, so we advise कि whenever you're washing clothes or you're washing utensils, please wear gloves. Also मैम, गर्मियों के टाइम पे ना लोगों को क्लोथ्स की वजह से भी इन्फेक्शन बहुत होता है, स्किन में एलर्जी होती है। पहला तो क्वेश्चन ये है कि किस तरह के कपड़े पहने, क्या किस टाइप के कपड़े गर्मियों में ज़्यादा सूटेबल होते हैं, और कपड़ों की वजह से जो स्किन एलर्जीज होती है उनसे हम कैसे बच सकते हैं? क्या क्या प्रिकॉशनरी जो स्टेप्स हैं वो हमें लेने चाहिए? सो किस कपड़ों की अगर हम बात करें तो कपड़े हमारे एकदम ऐसे होने चाहिए जिसमें हवा पास हो सके, ब्रीदेबल क्लोथ्स। एग्जैक्टली। सो जैसे लिनन है, कॉटन है, दीज आर द क्लोथ्स यू शुड वेयर लूज क्लोथ्स, ठीक है, जिससे एकदम एयर अच्छे से पास हो एंड फ्रिक्शन ना हो बॉडी पे। सो जब जैसे बैक एक्ने ही है, क्लोथ्स के ज़्यादा फ्रिक्शन की वजह से भी बैक एक्ने हो सकते हैं। सो इसलिए फ्रिक्शन लेस क्लोथ्स होने चाहिए, सॉफ्ट क्लोथ्स होने चाहिए। यू कैन वेयर मसलिन क्लोथ्स, बिल्कुल जो मलमल के कपड़े होते हैं वैसे कुछ कपड़े पहने तो उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। और कलर्स का भी कुछ होता है कि पर्टिकुलर कलर्स के कपड़े समर्स में ज़्यादा पहनने चाहिए? सो लाइट शेड्स के कपड़े आप जितने पहनोगे, सन रेज उसमें सबसे कम एब्जॉर्ब होंगी। अब हम बोलते हैं ना ब्लैक अम्ब्रेला लेकर भी अगर आप रोड पे जा रहे हो ना तो उसमें भी सनरेज एब्जॉर्ब होती हैं। सो यू शुड अवॉइड डार्क कलर्स बिकॉज उसमें ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। अगर आप लाइट कलर्स पहनोगे कम एब्जॉर्प्शन होगा, कम टैनिंग होगी और अच्छा आपका रिजल्ट्स हो जाएंगे। और जहाँ तक आप कपड़ों से एलर्जी होने की बात कर रहे थे, सो कपड़ों से एलर्जी इन्हीं तरह से बचेगी कि आपके कपड़ों की क्वालिटी कॉटन हो और मलमल हो, तो रैश होने का चांस भी कम हो जाएगा। बिल्कुल। डॉक्टर, समर्स में ना बहुत टाइम ऐसा भी होता है, हमने पहले भी बात की कि क्लॉग्ड हो जाते हैं, स्वेटिंग की वजह से पोर्स क्लॉग्ड हो जाते हैं, एंड स्पेशली जो अंडर आर्म्स के एरियाज होते हैं वहां पर भी इन्फेक्शन बहुत प्रोमिनेंटली देखने को मिलता है। तो पहले तो इसके बारे में बात करते हैं कि क्यों होता है और कैसे इसको ट्रीट किया जा सकता है, क्या प्रिवेंट करने के लिए हमें स्टेप्स लेने चाहिए? ओके, सो अंडर आर्म्स में यूजुअली जो इन्फेक्शंस होते हैं वो फ्रिक्शन की वजह से होते हैं। किसी का भी एक्सेसिव वेट गेन, जिसमें बहुत ज़्यादा वेट गेन हो गया हो तो यहाँ पर भी फैट बढ़ जाता है। एंड व्हेन यू पुट योर हैंड लाइक दिस, तो वो फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन की वजह से स्किन, जो हमारी स्किन है वो बैरियर डिसरप्ट होता है, वहाँ बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है वहाँ के हेयर्स में, क्योंकि हेयर बहुत ज़्यादा होते हैं इस एरिया में, एंड देन वहाँ पर कोई भी पस्ट्यूल या कुछ बन सकता है एंड बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो सकता है। अब इसको प्रिवेंट करना है तो अगेन यू शुड फर्स्ट, इफ़ यू आर वेरी वेरी ओबीस देन रिड्यूस वेट, वेयर लूज क्लोथ्स, wear soft clothes, cotton, malmal again, and with all these you can prevent the infection. Okay, so also ना डॉक्टर, कई सारी ऐसी लड़कियां हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको अंडर आर्म्स डार्क होते हैं, तो डार्क अंडर आर्म्स क्यों होते हैं पहले तो ये बताइए, और कैसे इसको भी ठीक किया जा सकता है, इसको एक्चुअल में ठीक किया भी जा सकता है या नहीं? Okay, so dark underarms can be due to excessive weight. Okay.
कैन बी ड्यू टू फ्रिक्शन, कैन बी ड्यू टू हॉर्मोन्स. सो अगर आपने PCOD की कंडीशन सुनी हो, PCOD के पेशेंट्स में इतना ज़्यादा हार्मोनल शिफ्ट एंड फ्लक्चुएशंस होते हैं कि आपको ना अकैंथोसिस डेवलप होने लगती है. इस पर्टिकुलर कंडीशन को हम अकैंथोसिस निग्रिकेंस बोलते हैं. बिकॉज ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस इन द बॉडी द ब्लैकनिंग हैपन्स. It can be on your neck. It can be on your underarms. So इसको ट्रीट करने के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस ऑनेस्टली अवेलेबल नहीं है. कुछ ऐसी क्रीम्स होती हैं बट उनका इफेक्ट हार्डली 20% ही होगा. इसके लिए बहुत सारी ऐसी केमिकल पील्स हैं जिनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं. तो आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट को विजिट करें, वहाँ पे वो आपको एडवाइस करेंगे कि किस तरह की पील्स आप ले सकते हैं जिससे आपको अच्छे रिजल्ट्स आ जाए. परफेक्ट. ऑल्सो बहुत से ऐसे लोग हैं उनको फूड एलर्जीज होती हैं. फूड की वजह से अगर वो कुछ खाते हैं तो उनकी स्किन पे इरिटेशन होने लग जाता है, या उनको पैचेस जैसे फील होने लग जाते हैं. तो एक तो ये क्वेश्चन है कि जो फूड की वजह से एलर्जीज होती है उनको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज नहीं पता चलता हमने क्या खाया, उसकी वजह से हमें एलर्जी हुई है या नहीं हुई. तो जो फूड एलर्जीज होती है उनको कैसे पता कर सकते हैं हम, जो यूज़र है वो कैसे आइडेंटिफाई कर सकता है कि हाँ ये एलर्जी मुझे पर्टिकुलरली फूड की वजह से हुई है. और एक डायरी मेंटेन करना ज़रूरी होता है क्या? या सो बहुत सही आपने बोला. एक फूड डायरी नाम की चीज़ होती है जो पेशेंट्स जो भी खाएं वो उसमें लिखते जाएं, और उसके बाद कोई भी पर्टिकुलर फूड खाने के बाद अगर उन्हें वो एक छोटा सा हाइव आया है, एक छोटा सा पैच आया है, सो वो रिपोर्ट करें डॉक्टर को. एंड आई वुड से द बेस्ट वे टू नो कि आपको किस चीज़ से एलर्जी है और किससे नहीं है, ये होता है कि आपका एक एलर्जन टेस्ट होता है जिसे हम स्किन प्रिक टेस्ट भी बोलते हैं. सो उसमें क्या होता है, हम डिफरेंट एलर्जेंस आइदर इस फ्लेक्सर एस्पेक्ट ऑफ द फोरआर्म पे लगा देते हैं और उससे हम चेक कर लेते हैं किस पे हाइव बना. डिफरेंट एजेंट्स चुभा के देखते हैं, फूड एलर्जेंस, डस्ट एलर्जेंस, एंड उसके बाद देखते हैं कहाँ पे हाइव बन रहा है. देन वी कैन टेल यू कि आपको इन कंपोनेंट से एलर्जी है और आपको इनको आगे नहीं खाना है. और खाना क्या, हवा से भी एलर्जी होती है लोगों को, पॉलन से भी होती है, डस्ट से भी होती है. सो एक प्रॉपर एक पैनल होता है, एक प्रॉपर टेस्ट होता है. अगर आप उसे करवाएंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि क्या चीज़ें अवॉइड करनी है. आई थिंक इसमें हमारी इम्यूनिटी का भी बहुत रोल होता है, क्योंकि कुछ लोग हैं उनको जैसे मैं हूँ तो मुझे नॉर्मल पोल्यूशन या ये डस्ट एलर्जीज नहीं है, बट कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा प्रोन हैं और उनकी स्किन पर वो एडवर्स इफेक्ट्स भी दिखा सकते हैं. तो इम्यूनिटी का क्या रोल होता है? इम्यूनिटी का बहुत मेजर रोल है इसमें. इम्यूनिटी, कुछ लोगों की हाइपर एक्टिव इम्यूनिटी होती है. एग्जैक्टली. एज आई मेंशन, ईओसिनोफिल का लेवल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, कुछ लोगों के IgE लेवल्स बहुत ज़्यादा होते हैं. जिनमें भी ये चीज़ ज़्यादा होगी उनको एलर्जी के चांसेस ज़्यादा होंगे. ओके. हमने शुरुआत में एक्ने की बहुत बात की थी. तो जिन लोगों की एक्ने प्रोन स्किन होती है उनको किस टाइप के फेस वॉशेस हो गए या सोप्स हो गए इस्तेमाल करने चाहिए? So for acne prone people, they should always go for foaming face wash. Okay, जिसमें ज़्यादा लादर प्रोड्यूस हो. So उससे डीप क्लेंजिंग हो जाती है स्किन की, बहुत ज़्यादा झाग आ जाता है, and they should be going for that kind of face washes. People who have dry skin should go for a gel based face wash. ओके. ऑल्सो जिनकी ऑयली स्किन होती है उनको लगता है कि हमें मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है. एक्चुअल में ट्रू है या मिथ है? ऑयली स्किन वालों को नहीं, ये एक मिथ है. ओके. मॉइस्चराइजर तो करना है यूज़, क्योंकि होता क्या है कि जब आप एक्सेसिवली स्वेट कर रहे होते हो, सो क्या होता है आपकी स्किन पे बार बार पानी लगता है और स्किन ड्राई होने लगती है. ठीक है, उसमें हमारी जो स्किन है वो और एक्सेसिव स्वेट प्रोड्यूस करती है मॉइस्चर को मेंटेन करने के लिए. ठीक है, स्किन इरिटेशन भी होती है. स्वेट में कुछ ऐसे कंपोनेंट होते हैं कि आपको लगेगा पानी तो निकल रहा है, बट पानी के साथ बहुत सारी चीज़ें निकल रही होती है. बॉडी में डिहाइड्रेशन हो रहा होता है, स्किन में डिहाइड्रेशन हो रहा होता है, तो हमारी स्किन और स्टिमुलेट हो जाती है एक्सेसिव स्वेट प्रोड्यूस करने के लिए. इट्स अ विशियस साइकिल. सो जब वो ज़्यादा प्रोड्यूस होती है तो आपको मॉइस्चराइजर भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा, स्किन का बैरियर डिस्टर्ब ना हो इसके लिए. ऑल्सो मैम आपने ना डिहाइड्रेशन की बात की, तो उससे मुझे याद है कि हाइड्रेशन, लोग अक्सर बोलते हैं कि हाइड्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर स्किन, और अगर आप अच्छा खासा अमाउंट ऑफ वाटर पीते हैं दिन में तो आपकी स्किन हेल्दी रहती है. राइट. जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं या फिर जिन लोगों की स्किन अच्छी है, हमेशा वो यही बोलते हैं कि हम तो बस पानी ज़्यादा पीते हैं और उसकी वजह से हमारी स्किन अच्छी है. तो एक्चुअली में सिर्फ पानी का ही रोल है, बाकी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है? पानी का तो बहुत बड़ा रोल है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे आपकी स्किन अच्छी हो सकती है. सेलिब्रिटीज ऐसा बहुत कुछ करते हैं अपार्ट फ्रॉम वाटर. एग्जैक्टली. जो वो बताते नहीं हैं. जो बताते नहीं है और जो नॉर्मली लोगों को करना चाहिए. ठीक है, इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका स्किन केयर रूटीन कैसा है. ओके. ठीक है, हमारी स्किन में मेजरली 2 लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस एंड डर्मिस. डर्मिस के नीचे आप समझ लीजिए जो पानी है उसे हाइलुरोनिक एसिड बोलते हैं इनसाइड द बॉडी. सो वो एक एज के बाद डिप्लीट होने लगता है.
28 ईयर्स के बाद वो नेचुरली डिप्लीट होने लगता है हमारी स्किन से, तो हमें उसे भी सप्लीमेंट करना है बाहर से. प्लस इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंटी एजिंग एजेंट. ओके. अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज विटामिन सी, नियासिनामाइड. ऑल दीज थिंग्स आर यूज्ड टू हाइड्रेट द स्किन. सो ये जितने सीरम्स हैं, अगर आप इन्हें सीरीज में अच्छे से लगाते हैं, सो ये एक बहुत अच्छा फैक्टर है आपकी स्किन को हाइड्रेट करने के लिए, अपार्ट फ्रॉम वाटर. आप अपनी इतनी अच्छी, अपनी इतनी सुंदर स्किन का कैसे ख्याल रखती हैं? सो बहुत इंटेंसिव एक स्किन केयर रूटीन है जो मैं फॉलो करती हूँ. सुबह उठ के फेस वॉश करना, देन टोनर अप्लाई करना, देन विटामिन सी, देन हाइलुरोनिक, देन मॉइस्चराइजर, देन सनस्क्रीन. सो इट्स अ इंटेंसिव रूटीन. देन ये तो मॉर्निंग रूटीन है. देन इवनिंग में अगेन वी हैव अ वेरी इंटेंसिव रूटीन. अगेन फेस वॉश, देन हाइलुरोनिक एसिड, मॉइस्चराइजर, मास्क, retinol, all these things, at least scrubbing once in a week. So exfoliation is important. All these things we are doing. I think all the dermatologists, I would say, have a lovely skin because they know what has to follow. और नाइट का रूटीन कैसा होना चाहिए? क्योंकि दिन में तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है, सनस्क्रीन यूज़ करनी है, मॉइस्चराइजर यूज़ करना है. जो नाइट रूटीन होता है वो क्या मॉर्निंग रूटीन से डिफरेंट होना चाहिए? नाइट रूटीन में भी मॉर्निंग के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, बट नाइट रूटीन आपका और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपार्ट फ्रॉम मॉर्निंग रूटीन. अगर आप सनस्क्रीन को हटा दीजिए तो नाइट में एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है जिसे बोलते हैं रेटिनॉल. और रात में सबसे ज़्यादा आपकी स्किन रिपेयर होती है. तो अगर आपने रात में अच्छे से मॉइस्चराइजर लगाया तो सुबह आप हमेशा फ्रेश उठेंगे, क्योंकि आपकी स्किन मैक्सिमम बैरियर रिपेयर रात में ही करती है. तो उसमें भी आपका पहले फेस वॉश आएगा, देन हाइलुरोनिक एसिड आएगा, देन मॉइस्चराइजर, then you can apply your under eye cream and then retinol. So ये एक नॉर्मल रूटीन होना चाहिए किसी का भी. हाँ, मतलब सब लोगों को ये जो रूटीन है वो फॉलो करना ही है. बिल्कुल. ऑल्सो मैम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्किन केयर किस एज के बाद से शुरू कर देना चाहिए? स्किन केयर की कोई एज नहीं होती. सो स्टिल इफ यू आस्क, देन 12 ईयर्स के बाद से आपको स्किन केयर शुरू करना चाहिए. हाँ, अगर आप बात करें एंटी एजिंग रूटीन की, वो स्टार्ट होना चाहिए 28 साल के बाद से. 28 years and beyond you should start an anti-aging regimen. Okay. Also प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत से लोग बोलते हैं कि सनस्क्रीन नहीं यूज करनी चाहिए. क्या ये ट्रू है या एक मिथ है? It is a myth completely. प्रेगनेंसी में अगर आपने सनस्क्रीन यूज नहीं करी, so you might land up into something called melasma. आपने सुना होगा, देखा होगा, बहुत सारे फीमेल्स को प्रेगनेंसी के टाइम पर यहाँ पे ब्लैक पैचेस शुरू हो जाते हैं. हाँ, सो झाइयाँ बोलते हैं उसको हिंदी में. और झाइयाँ एक बार शुरू हो गई तो उसका ट्रीटमेंट करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. वो कभी रिवर्स नहीं हो सकता. प्रॉब्लम ये है कि वो लाइट हो जाएगा बट खत्म नहीं होगा. सो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सनस्क्रीन जरूर लगाएं प्रेगनेंसी में. बिल्कुल. ऑल्सो मैम आपने अभी मेलाज्मा की बात की, तो मेलाज्मा किन रीजंस की वजह से होता है? क्या क्या मेजर कॉजेज होते हैं? मेलाज्मा का मेजर कॉज है हार्मोनल फ्लक्चुएशंस दैट यूजुअली हैपेंस इन प्रेगनेंसी या मेनोपॉजल फीमेल्स में, जो पीरियड रुकने की एज होती है हमारी, उन केसेस में मेलाज्मा बहुत कॉमन है. सन एक्सपोजर से बहुत ज़्यादा कॉमन है, अलॉन्ग विद दिस हार्मोन्स. एंड जो लोग गर्भ निरोधक गोलियां खाते हैं, उन लोगों में बहुत कॉमन है. जितनी भी स्किन प्रॉब्लम्स हैं वो मेल्स में ज़्यादा होती है या फीमेल्स में ज़्यादा देखने को मिलती है? आई थिंक अर्लियर फीमेल्स में ज़्यादा दिखती थी, बट अब तो मेल पेशेंट्स भी इक्वली आते हैं ओपीडी में. मेल्स की बात करें तो उनमें हेयर फॉल का प्रॉब्लम ज़्यादा है, फीमेल्स में स्किन का प्रॉब्लम ज़्यादा है. सबके अपना अपना डिपार्टमेंट है. एग्जैक्टली, मतलब सब अपने अपने डिपार्टमेंट की वजह से आते हैं आपके पास. बिल्कुल. ऑल्सो मैम अगर हम बात करें इन्फेक्शंस की, तो थाइज में भी बहुत सारे लोगों को ना इन्फेक्शन हो जाता है, थाई इन्फेक्शन जिसको हम बोलते हैं. तो वो क्यों होते हैं? पहला तो क्या मेजर रीजंस होते हैं उनके? थाई इन्फेक्शंस में मेनली फंगल इन्फेक्शन ही होता है. सो इनसाइड द ग्रोइन फंगल इन्फेक्शन बहुत कॉमन है, अगेन ड्यू टू स्वेटिंग. सो इन मेन usually it's very common in men because they wear jeans and when they wear tight denims तो अंदर sweat produce हो के वहाँ पे फंगस dwell करने लगता है और इन्फेक्शंस हो जाते हैं. और इसको कैसे ट्रीट किया जाता है? सेम जैसे फंगल इन्फेक्शन बाकी जैसे ट्रीट करते हैं, क्रीम से, दवाइयों से, लेजर से कर सकते हैं अगर छोटे छोटे पैच हैं. अब हमने स्किन केयर की तो बहुत बात की, इन्फेक्शंस को भी हमने डिस्कस किया. थोड़ा हम डाइट पे बात करते हैं कि डाइट का क्या रोल होता है. क्या हमारे लिए खाना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितनी बाकी चीज़ें स्किन के लिए? जितना पानी इम्पोर्टेंट है उतना ही डाइट भी इम्पोर्टेंट है स्किन के लिए. सो ठीक है, स्किन तो 80% वाटर ही है, बट देन उसमें भी कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स हैं आपके, जैसे विटामिन सी हो गया, कोलेजन हो गया, विटामिन ए हो गया, ठीक है, जिंक हो गया. ये सारी चीज़ें मिलकर
आपकी अच्छी कोलेजन सिंथेसिस करती हैं और एक एंटी एजिंग लुक देती हैं आपको। अगेन डाइट में जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, जो भी फूड्स है विद हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स लाइक कुकीज, केक्स, बटर, ऑल दीज थिंग्स शुड बी अवॉइडेड इन पेशेंट्स ऑफ एक्ने। अगर आपको पिंपल की दिक्कत है और अगर आप डेयरी परमानेंटली लेते जा रहे हैं तो आपकी एक्ने और ज़्यादा इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करके और ख़राब हो सकते हैं। जहाँ आपने डेयरी रोकी, आपको 30 से 40% बेनिफिट तो यूं ही हो जाएगा। हो सकता है इतना ख़राब आपका एक्ने हो ही ना कि आपको डॉक्टर के पास जाना पड़े। सो डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्सो क्या ऐसा भी होता है कि जो लोग नॉनवेज ज़्यादा खाते हैं उनको स्किन प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ओके। बहुत तेली खाना खाने से दिक्कत, ऑयली खाना नहीं खाना है। हाँ, नॉनवेज भी अगर आपका मॉडरेशन में बना हुआ है देन आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम। बिकॉज नॉनवेज में प्रोटीन ज्यादा होता है और अक्सर बोला जाता है प्रोटीन की वजह से अगर आप एक्सेसिव प्रोटीन इनटेक होता है आपका तो स्किन प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं थोड़ा इरिटेशन हो गया या कुछ और चीजें देखने को मिल जाती हैं। ओके, कई बार यूजुअली इतना ज्यादा प्रोटीन के रिलेशन में तो पेशेंट्स नहीं होते, नहीं देखने को देखे मैंने अभी तक। वे प्रोटीन जो मैं पहले मेंशन कर रही थी, जिम में जो वे प्रोटीन होता है उसमें दे ऐड अ लॉट ऑफ स्टेरॉइड्स, उससे दिक्कतें बहुत ज्यादा दिखती हैं। अदरवाइज कोलेजन ड्रिंक्स लेते हैं लोग आजकल, विच इज वेरी बेनिफिशियल फॉर स्किन। ओके, सो दैट इज ऑल्सो अ प्रोटीन, तो उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं। इनफैक्ट इट इज बेनिफिशियल। वी से कि हेयर फॉल हो रहा है तो प्रोटीन रिच डाइट ले। हमने अभी आपने ड्रिंक्स की बात की, लोग बहुत सारे लोग हैं ना चिया सीड्स का भी इस्तेमाल करते हैं। किस तरह से हमारी स्किन को वो अच्छा बनाती है, कैसे हेल्पफुल है? सो जब भी सप्लीमेंट्स की बात कर रहे थे जिसमें मैंने विटामिन सी, जिंक का नाम लिया, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। सो जैसे कि चिया सीड्स हैं, चिया सीड्स को अगर आप ओवरनाइट सोक करके रखते हो, भिगा कर रखते हो पानी में, और सुबह आप उनको जब पियोगे सो वो एक ओमेगा 3 फैटी एसिड रिलीज करते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड के कैप्सूल्स भी आते हैं बाजार में। सो वो हमारी स्किन को रिजुविनेट करने में, हाइड्रेट करने में और नरिश करने में बहुत हेल्प करते हैं। जितने भी मैम आपने इंग्रेडिएंट्स मेंशन किए थे कि नायासिनामाइड है, विटामिन सी है, रेटिनॉल है, वो हर एक स्किन टाइप को सूट करते हैं, हर व्यक्ति को सूट करते हैं? यूजुअली यस। लेकिन हाँ, इनकी कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब रेटिनॉल 0.25 भी आता है, 0.5 भी आता है, 1-2% भी आता है। सो यू हैव टू सी कि आपकी स्किन पे क्या चलेगा, वो आपको एक डॉक्टर ही बता पाएंगे। मतलब आपको पहले कंसल्ट करना है, उसके बाद ही आप कोई भी जो प्रोडक्ट है वो इस्तेमाल करना। अदरवाइज इट कैन जस्ट इरिटेट योर स्किन आपकी पैचेस में बाहर आ सकती है अगर आपने ज्यादा कंसंट्रेशन अपनी स्किन पे लगा लिया एंड यू डोंट नीड इट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। एग्जैक्टली। अब कई बार ये भी देखा जाता है कि लोगों को ना बैक में एक्ने की तो हमने डिस्कस किया था, नेक में डार्क लाइंस होती है, जो आपने बताया कि पिगमेंटेशन हो जाता है। तो ये जो पिगमेंटेशन है उसको कैसे डील किया जाता है, उसको कैसे ट्रीट किया जाता है? सो इस कंडीशन को अकैंथोसिस निग्रिकेंस बोलते हैं, जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से बॉडी में होता है। कुछ लोग जिनका वजन बहुत ज्यादा होता है, ओबेसिटी का प्रॉब्लम है, फैमिली में भी रन करता हुआ आ रहा है, या फिर जिन लोगों को पीसीओडी हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है बॉडी में। सो इन दैट केस अकैंथोसिस डेवलप हो सकती है। अब इसको ट्रीट करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा क्रीम्स बहुत इफेक्टिव नहीं है, तो इसको ट्रीट करने के लिए आप केमिकल पील्स का सहारा ले सकते हैं, लेजर का सहारा ले सकते हैं, उससे अच्छे रिजल्ट्स आ जाएंगे। ओके, एट लास्ट कोई मैसेज आप हमारी ऑडियंस को देना चाहेंगे, क्योंकि समर्स आ चुकी है और हमने पहले भी डिस्कस किया कि समर्स में स्किन प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं, तो समर्स में उनका कैसा, क्या क्या चीज़ें उनको फॉलो करनी है ताकि उनकी स्किन हेल्थ जो है वो मेंटेन रहे? सो स्किन हेल्थ को मेंटेन करने के लिए समर्स में आप ध्यान रखें कि आपको अपना चेहरा दिन में 2 बार धोना ही धोना है। ज़्यादा एक्सेसिव भी नहीं धोना है क्योंकि नेचुरल ऑयल्स चले जाते हैं, लेकिन दिन में 2 बार ज़रूर धोना है। सनस्क्रीन बहुत अच्छे से लगानी है, रीअप्लाई करनी है और एडिक्वेट अमाउंट्स में लगानी है। जितना हमने आपको बताया 1/2 टीस्पून उतना लगाना ही लगाना है और हर 2-2 घंटे पे लगाना है। रेस्ट आपको जो आपके एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जैसे विटामिन सी है और हाइलुरोनिक एसिड है, नियासिनामाइड है, इन सबको ठीक रूटीन में लगाना शुरू करें तो आपको अच्छी हाइड्रेटेड, रिजुविनेटेड, काम स्किन मिलेगी। बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर। आज आपने हमारी ऑडियंस को स्किन हेल्थ पर इतनी यूजफुल इन्फॉर्मेशन दी, इतना इंसाइटफुल सेशन ये रहा है और अपना वक्त हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी। आई होप आज का सेशन आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर आज का सेशन आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल NBT लाइफ को सब्सक्राइब करना ना भूलें।